दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं नवजीवन, नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज की साझा पेशकश। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उत्तम सेन गुप्ता जी, बिहार से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल कादिर जी जुड़े हैं। और आज का जो मुद्दा है वो बहुत ही दिलचस्प मुद्दा है, क्योंकि बिहार में एनडीए में पहली बार बीजेपी के एक बड़े नेता ने अपने नेताओं पर सवाल खड़े किए, उनसे जवाबदेही की मांग की है। और वो नेता है आरके सिंह। और जैसा कि आपको पता है, आरके सिंह की जो मगध और शाहाबाद के इलाके में है उसमें एक पकड़ रही है, दो सांसद रहे हैं वो। और पिछला जो चुनाव था वहां पर आप उस इलाके में देखेंगे कि आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन ने बहुत अच्छा किया था। सवाल यह है कि आखिर आरके सिंह अचानक से बागी तेवर क्यों अपना लिए, क्यों अपने ही नेताओं से भ्रष्टाचार पर और डिग्री के मामले में जो है सवाल करने लगे, कहने लगे कि अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो पद छोड़ दीजिए। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इन सवालों को हम समझेंगे। और इसके साथ ही बिहार में जो कांग्रेस की एक ऐतिहासिक कह सकते हैं, आपकी आजादी के बाद पहली बार एक तरीके से पटना में सीडब्ल्यूसी की जो एक्सटेंडेड कमेटी है उसकी मीटिंग होने जा रही है। और ये तब हो रहा है जब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पूरी तैयारी में है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद कांग्रेस के बड़े नेता जो है बिहार पहुंच रहे हैं। तो मैं शुरुआत करूंगा अब्दुल कादिर साहब से। और कादिर साहब, हमें ये बताइए कि आखिर आरके सिंह को बागी क्यों होना पड़ा, इसकी क्या वजह है? अभी हम थोड़ा सा और बैकग्राउंड में ले जाएं अगर आपको। आरके सिंह से पहले रूडी जी का ने जिस तरह से इलेक्शन कैंपेन किया अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और कहा जा रहा है कि उनको पार्टी के एक सेक्शन का सपोर्ट था। उन्होंने अपने पार्टी के ही सांसद गोड्डा से जो सांसद हैं दुबे जी, उन पर अटैक किया। अपने दूसरे सांसद बालियान पर अटैक किया। तो इससे ये तो लग रहा था कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है इससे पहले। और एक बात और जो समझने की है, वह बिहार में की जो राजनीति है वो कास्ट सेंट्रिक है, इससे किसी से को इनकार नहीं किया सकता है। बिहार के जो भाजपा के राजपूत नेता थे, उनको पिछले 2024 के चुनाव और उसके बाद जो सरकार बनी उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि उनकी कुछ अनदेखी की जा रही है। अगर कास्ट लेवल पर देखें तो मोदी सरकार में अभी बिहार से 2 भूमिहार नेता मंत्री हैं, एक बेगूसराय के चर्चित और दूसरे ललन सिंह। लेकिन राजपूतों में जबकि ऐसा माना जा रहा था कि आरके सिंह को हार के बावजूद, चूँकि उनका एक बैकग्राउंड रहा है, एनर्जी डिपार्टमेंट में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, तो शायद उनको ये उम्मीद थी कि जिस तरह से स्मृति ईरानी को चुनाव हारने के बाद भी मंत्री बनाया जा सकता है, तो उन्हें ये मौका भी मिलना चाहिए था। हो सकता है कि उनके जहन में कुछ ऐसी बात रही है। और फिर ये भी कि आरके सिंह के बारे में और भी अगर हम पीछे जाएंगे तो उत्तम जी हमको करेक्ट करेंगे, शायद अडवाणी को अरेस्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी वो आरके सिंह ही थे जिन्होंने अडवाणी जी को रथ यात्रा में गिरफ्तार किया था। और जहाँ तक सैफरन टेरर का जो कंसेप्ट आया है वो भी आरके सिंह ही के थ्रू आया था, जिस वक्त वो सेंटर में होम सेक्रेटरी थे। तो इसलिए आरके सिंह का जो अपना बैकग्राउंड रहा है वो बहुत ही इमेज कॉन्शियस भी रहे हैं। और इस तरफ पार्टी में जिस तरह से उनको मार्जिनाइज किया गया, उनकी पूछ नहीं हो रही थी, उससे पहले भी वहाँ के वर्कर्स भी उनसे नाराज़ थे। तो उन्होंने अभी जो स्टैंड लिया है, मेरे ख्याल में वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे और उनके लिए इससे बढ़िया समय नहीं हो सकता था। कादिर साहब, ये सवाल आपने बहुत गंभीर छोड़ दिया कि सही समय का इंतजार कर रहे थे। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि पवन सिंह से मिले थे जो चुनाव लड़े थे और काफी वोट ले गए थे, जिसके बाद उनको कह सकते हैं कि एक कारण था जिसकी वजह से आरके सिंह हार गए। लेकिन ये सही समय का इंतजार कर रहे थे, इसका क्या मतलब है? आप हमें समझाइए, हमारे दर्शकों को समझाइए जरा। सही समय हम इसलिए कर रहे हैं कि ये घटनाक्रम जो हुआ है वो चुनाव से ठीक पहले हुआ है।
और अब बीजेपी को डैमेज कंट्रोल के लिए भी बहुत ज़्यादा उसके पास समय नहीं है। उनको अपनी न खाऊंगा न खाने दूंगा वाली छवि भी बचाना है। बिहार चुनाव सिर पर हैं, यहाँ का कास्ट इक्वेशन भी साधना है। तो ये इससे बढ़िया समय आर.के. सिंह के लिए नहीं हो सकता था कि जिस वक्त कहा गया है कि स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, और शायद आयरन अभी हॉट है जिस पर उन्होंने स्ट्राइक किया है। और अपने मेरे लिहाज से उन्होंने बिल्कुल सही समय चुना है। पार्टी नेतृत्व से भी एक तरह से अगर कहें कि उनकी जो नाराज़गी रही है, जो शिकायत रही है, उसको भी एक्सप्रेस करने का एक मौका उनको मिल गया है। ठीक है कादिर साहब, आपने काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स दिए हैं। हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। अब सुरूर साहब के साथ पास चलते हैं। वो वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं और देश दुनिया की तमाम खबरों पर बिहार के साथ नजर रखते हैं। सुरूर साहब, आपको आवाज आ रही होगी मेरी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर आर.के. सिंह अपने ही नेताओं से डिग्री क्यों मांगने लगे, जब प्रधानमंत्री की डिग्री का मामला कोर्ट में है और बिहार में सम्राट चौधरी को माना जाता है कि वो बीजेपी के एक तरीके से फेस हैं। उनसे डिग्री की मांग करना, ऐसी हिमाकत आर.के. सिंह को कहां से मतलब पुश किया जा रहा है कि वो सवाल पूछ रहे हैं? और जहां तक समस्तीपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब थे, वो 23 अक्टूबर 1990 मोस्ट प्रोबेबली, हाँ, तो जो अरेस्ट होने की बात 90 या 90, हाँ, तो जो अरेस्ट होने की बात थी, या फिर होम सेक्रेटरी रहे इंडिया के, जो वो सब अपने जगह पर है। 10 साल फिर यूनियन मिनिस्टर रहे, वो भी अपनी जगह पर। इनको डिग्री की बात जो हो रही है, वो तो आप सबसे अच्छा मौका आर.के. सिंह के लिए है, जो कादिर भाई बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए सबसे खराब मौका है। तो ये बीजेपी के लिए सबसे खराब मौका होगा। नंबर 1 बात कि भाई उनमें देखिए, यहाँ पर 2-3 चीज़ और सम्राट चौधरी से थोड़ा और हट करके भी और हम बता दे रहे हैं। एक चूँकि राजपूत और ये सब जितनी बात आ गई, लेकिन राजपूत में सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा एमपीज़ जो हैं राजपूत ही हैं, 5 हैं, यानी बीजेपी में, मैंने इसकी बात कर रहा हूँ मैं, आउट ऑफ 12। तो वो अपनी जगह पर है, रिप्रेजेंटेशन है, मिनिस्टर्स कम है, ये वो अलग बात है। एक बात जो बिहार में हो रही है, वो डेवलपमेंट पर मैं आ रहा हूँ। और आर.के. सिंह की अपनी कंपल्शन है, वो नहीं बनाए गए उनको। आर.के. सिंह जब बने थे तो होम सेक्रेटरी के बाद वो एकाएक जिसका इमेज ऐसा हो कि भाई सैफरॉन टेरर का, और उन पर इतना एलिगेशन बीजेपी वाले लगाए थे, वो आज बंदा दिसंबर 2013 में 3 मंथ्स आफ्टर नरेंद्र मोदी बने, 13 सितंबर 2013 को मोदी बने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, उसके 3 महीना बाद वो बंदा बीजेपी ज्वाइन करता है, इलेक्शन जीतते हैं, 4-5 महीने के बाद, उसके बाद कुछ दिन बाद यूनियन मिनिस्टर बनते हैं और 10 साल रहते हैं। तो कहीं देखा गया कि भाई इस आदमी को मोदी ने क्यों प्रमोट किया इतना? क्या कुछ जिसके बारे में कि इमेज ऐसा था, तो उसको मोदी ने क्यों प्रमोट किया? और जिस आदमी का इमेज ऐसा था कि वो अडवाणी को अरेस्ट किया था, उसको तो और इग्नोर करना चाहिए, फर्स्ट टाइमर था। लेकिन खैर, वो भी एक सोचने की बात है। आज जो बात आ रही है वो प्रशांत किशोर से लिंक्ड है, और प्रशांत किशोर से और जो लिंक्ड है वो है डेवलपमेंट ऑफ बिहार, लॉपसाइडेड डेवलपमेंट हम कह सकते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन ड्रिवन डेवलपमेंट कहिए और कुछ नहीं। वो जो बिहार का हो रहा है, उससे करप्शन, उससे सब चीज़ लिंक्ड। और सम्राट चौधरी की बात मैं थोड़ा देर में बातें बोलूँगा, क्या है कि वो डिग्री ही की बात नहीं, इसकी जब बर्थ सर्टिफिकेट की बात हुई थी 1999 नवंबर में, जब मंत्री थे राष्ट्रीय जनता दल में, तब तो सुशील मोदी और जितने लोग, अल्टीमेटली इनको ड्रॉप किया गया कि भाई इनकी बर्थ सर्टिफिकेट गलत है, ये एमएलए गलत बने थे, 25 साल के नहीं थे, क्या क्या लंबी चौड़ी बात हुई थी सम्राट चौधरी पर। सुशील मोदी वगैरह तो एक बहुत ज़बरदस्त कैंपेन चलाए थे उनके खिलाफ, ये जाली हैं, फ्रॉड का केस होगा, अल्टीमेटली उनको ड्रॉप किया गया था। 2010 में ये कुछ लोग जो राष्ट्रीय जनता दल से एमएलए बने, उसमें इत्तेफाक से ये भी थे। 14 में छोड़ करके वो जदयू में चले आए, उसके बाद 17-18 आते आते बीजेपी आए,
बीजेपी से आकर के फिर वो अभी उनको चूंकि कोयरी कुर्मी लव कुश अलायंस है, उनके पास और कोई फेस नहीं है, तो बीजेपी पहले तो उपेंद्र कुशवाहा पर नीतीश कुमार, लेकिन वो भी बहुत ही इधर उधर इतना ये नहीं रहे, उनको लास्ट ईयर इलेक्शन लड़ाया, हार गए, उनको राज्यसभा भेज दिया गया उनको खुश करने के लिए। कोयरी लीडर में जिसके 4% से आफ्टर यादव सबसे बड़े कास्ट होते हैं वो कोयरी हैं बिहार में, परसेंटेज वाइज, नॉट कुर्मी, कुर्मी से ज़्यादा कोयरी हैं, और स्प्रेड ऑल ओवर बिहार है। कुर्मी कुछ पॉकेट्स में है, कोयरी पूरे बिहार में है, ऑर्गेनाइज्ड है, तो वो एक फैक्टर हो सकता है। और उनको टारगेट आर.के. सिंह कर रहे हैं, आर.के. सिंह कर रहे हैं। तो सम्राट चौधरी का कोई बहुत अच्छा इमेज कभी नहीं रहा है। ये वही आदमी थे जो 24 जनवरी, मार्क माई डे, मैं डेट, 23 जनवरी 2024 को जब कर्पूरी ठाकुर के इसमें 22 को कंसिक्रेशन हुआ राम मंदिर, 23 को हुआ भाई कि कर्पूरी ठाकुर को मिलेगा अवार्ड, और फिर नीतीश कुमार वर्ष बाद जब यहाँ मनाया गया, बीजेपी और जदयू सबको कर्पूरी ठाकुर का सेंटेनरी बना रहे थे, तो सम्राट चौधरी और अभी के जो विजय कुमार सिन्हा हैं, जो दोनों मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं भी, ये दोनों उस दिन तक इन लोगों को पॉलिटिकली कहिए, पॉलिटिकल गालियां दे रहे थे। अब बुरी तरह से चोर हैं, डकैत हैं, क्या क्या रोड पटना में, और इन पर अरेस्ट करना चाहिए लालू यादव और ये वो, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ऊपर दिल्ली में बात हो रही थी। आखिर फिर कहा गया भाई प्लीज फॉल इन लाइन, मतलब कि, और उसके बाद वो 4 दिन के बाद 28-29 तारीख को, जनवरी को, फिर वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं 28 जनवरी को। तो वो तो एक अजीब और गरीब चीज़ है। अब पता नहीं, आई थिंक ही इज टू बिग फॉर हिज बूट्स, मतलब कि वो अब चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट हो जाएं और ये वो, तो ये बड़ी अजीब और गरीब बात होगी बिहार के लिए कि जिस आदमी का बर्थ सर्टिफिकेट और ये सर्टिफिकेट, पढ़ाई लिखाई के सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट ही गलत, मैंने मान लीजिए अंडर क्वेश्चन, आई एम नॉट सेइंग गलत है। दूसरी बात, मैं अब आ जाता हूँ प्रशांत किशोर और डेवलपमेंट पर। ये जो करप्शन का जो मामला आ रहा है, देखिए बिहार में हो रहा है अजीब गरीब चीज़, और उसके लिए अगर स्क्वायरली मीडिया को ब्लेम किया जाए तो इट मे नॉट बी रॉन्ग, इसलिए कि मीडिया ही ने इस चीज़ को प्रमोट किया है। बिहार में बेशक लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा नहीं था, तो क्या अच्छा है आज? जो कि हार्ट ऑफ द टाउन में चीफ जस्टिस के घर के सामने, मैंने 200 मीटर पर एक इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट को, और इसके 200 मीटर के अंदर डीएम और एसपी का घर है, ऑफिस है, गांधी मैदान के बीच में गोली मारा जाता है एक सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, और उसके बाद इत्मीनान से निकल जाता है आदमी। तो वो सब देखिए, जंगल राज, ये वो सब बातें हम कह रहे हैं, वो सब अपने जगह पर सही है, लेकिन उस जंगल राज को अप्रूवल तो, उसको तो डिनाई नीतीश कुमार ने किया जब हाथ मिला लिया, फिर कि नहीं जंगल राज नहीं था, हम लोग पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते थे। वो तो नहीं, 13 दिसंबर 2022 को नीतीश कुमार तो पब्लिक मीटिंग में तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी, जिसको कहिए कि सक्सेसर, ने घोषित कर दिया कि भाई 2025 में हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तुम मेरे रहोगे नहीं जी सक्सेसर। तो अभी जंगल राज वगैरह बिहार में नहीं चल रहा है। हाँ, चल उसमें रहा है जो ऑलरेडी बीजेपी का वोट बैंक था, जो उस इकोसिस्टम का थी बीजेपी जदयू, नया वोटर में वो अब नहीं कैचअप हो पा रहा जो पहले होता था। इसलिए कि थिंग्स आप, माने आपने इतना उस चीज़ को हौच पौच किया है 2 बार 3 बार ये वो। अब आइए करप्शन पर। ये जो ब्रिजेस, रोड बनना, कंस्ट्रक्शन, सुरूर सर, हम आपके पास दोबारा आएंगे करप्शन वाले मुद्दे पर, प्रशांत किशोर वाले मुद्दे पर। ठीक। हाँ, उत्तम सर जो है, आर.के. सिंह सिर्फ बीजेपी के नेताओं को टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो जेडीयू के नेताओं को भी टारगेट कर रहे हैं। जेडीयू के लीडर हैं भगवान सिंह कुशवाहा, उनको भी टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो उन पर 8-9 हत्या के मामले रहे हैं, और वो अब आरजेडी के टिकट पर भी चुनाव लड़ चुके हैं, फिर जेडीयू के टिकट पर भी चुनाव लड़े हैं। तो ये सारे आरोप वो लगा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर इस बार टिकट दिया जाएगा तो हम विरोध करेंगे। इसी के साथ वो एक राधाचरण शाह हैं, उनका भी विरोध कर रहे हैं। तो ये एनडीए के बीच क्या मतलब, अगर आप सम्राट चौधरी का, जैसा कि सुरूर साहब कह रहे हैं, सम्राट चौधरी के
इक्वेशंस को बिगाड़ने के लिए विरोध कर रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन जेडीयू के नेताओं का विरोध अगर आप कर रहे हैं तो इससे तो आपके सारे समीकरण खराब हो रहे हैं, दो दलों के बीच रिश्ते भी खराब हो रहे हैं। म्यूट है सर आप। हाँ बोलिए। मैं सॉरी नहीं, मैं ये कह रहा था कि आरके सिंह जो हैं वो केवल सम्राट चौधरी पर उन्होंने नहीं कहा और जो कुछ भी कहा ये प्रशांत किशोर ने कहा। आरके सिंह इल्जाम नहीं लगा रहे, इल्जाम तो प्रशांत किशोर ने लगाया वहां पे और दूसरे लोगों ने लगाया। आरके सिंह बस ये कह रहे हैं कि भाई जिन पर आरोप लगे हैं वो इसका जवाब दें, और वो अगर जवाब नहीं दे सकते हैं तो उनको फिर पद में रहने का कोई अधिकार नहीं है, वो छोड़ दे, वो पार्टी छोड़ दे वगैरह वगैरह। और इसमें काफी सीरियस एलिगेशंस है, इसमें मर्डर के चार्ज हैं, उसमें स्वास्थ्य मंत्री पर चार्ज है कि वो मेडिकल कॉलेज हथिया लिया। एक अशोक चौधरी हैं, उन पर आरोप है कि वो 200 करोड़ रुपए की संपत्ति उन्होंने कर लिया। सम्राट चौधरी पर है कि भाई वो 10वीं पास भी नहीं है लेकिन उन्होंने विदेश से अपने डीलिट की डिग्री का क्लेम करने लगा वहां पे। और प्रशांत किशोर भी ये सबूत के आधार पर कह रहे हैं। तो अब दो तरह से इसको देखा जा सकता है कि आरके सिंह खुद कह रहे हैं ये, या आरके सिंह को जो है वो कहा जा रहा है कि भाई आप इसको उठाइए। आरके सिंह की जो छवि रही है वो एक ईमानदार आईएएस अधिकारी के तौर पर रही है, ठीक है। एंड आरके सिंह जो है एक बहुत मजबूत नेता है और मुझे नहीं लगता है कि वो बीजेपी छोड़ के कहीं इधर उधर जाने वाले हैं, ऐसा लगता नहीं है। तो आरके सिंह अगर ये सवाल उठा रहे हैं तो मेरी समझ ये है कि वो अपने से नहीं कर रहे हैं, उनको जो है भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या कहीं से जो है इशारा मिला होगा कि भाई आप इन लोगों को ठिकाने लगाइए, आप इन लोगों को ठिकाने लगाइए, वो आप कीजिएगा, फिर हम लोग दबाव बनाएंगे कि भैया इसको इस्तीफा दो, इनको टिकट नहीं देना है। तो इसमें कोई बड़ा खेल भी हो सकता है वहाँ पे। और ये बात भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल यूनाइटेड हो, बिहार में आज के दिन नीतीश कुमार को छोड़कर ऐसा कोई नेता नहीं है दोनों पार्टी में जिनको जो है पूरे बिहार में लोग मानते हों, पूरे बिहार में जन समर्थन हासिल हो, या पूरे बिहार में वो टिकट ला सकते हैं या दूसरों को जिता सकते हैं। नेता की परिभाषा जो है वो चुनाव में ये है कि भाई वो खुद अपने नहीं जीते लेकिन और 10 आदमी को वो जिता सके। लेकिन ये सम्राट चौधरी हो या मंगल पांडे हो या अशोक चौधरी हो, ये खुद अपनी सीट बचा लें तो बहुत है। ये अपना सीट बचा के वो 5 आदमी को जिता सकते हैं क्या? वो नहीं जिता सकते वहाँ पे। और अगर मोदी के नाम से, नरेंद्र मोदी के नाम से ही चुनाव लड़ना है और अगर किसी लैंप पोस्ट को भी खड़ा करके वो जिता सकते हैं, जो वो शायद जिता सकते हैं, और ये विश्वास शायद बीजेपी को होगा, तो बीजेपी ये लायबिलिटी जो है वो क्यों ढोएगी? तो ये भी एक एस्पेक्ट है जिसको हम लोगों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि भाई इसके पीछे जो है वो दूसरा खेल भी हो सकता है। लेकिन ऐसे ये लगता है कि आरके सिंह के ये हवा देने के बाद जो है वो डैमेज सबसे ज़्यादा जो है वो बीजेपी या एनडीए को होने वाला है, लगता है। लेकिन डैमेज होगा ये हम लोग इत्मीनान से या यकीनन हम कह नहीं सकते, क्योंकि इसके पीछे और भी व्हील्स विद इन व्हील्स हो सकता है वहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि भाई इससे फायदा किसको होगा, ये सवाल मैं छोड़ता हूँ दूसरों के लिए कि भाई ये जो आरके सिंह ने कहा और ये आरोप लगे, प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया वहाँ पे, इसका फायदा होगा तो किसको हो, ये सवाल हम आप बिल्कुल इस सवाल पर हम आएंगे सर, और कादिर सर के पास चलते हैं। कादिर सर, ये जब आपने देखा होगा 2024 का चुनाव चल रहा था तो आरजेडी के लोग और विपक्ष के लोग प्रशांत किशोर को और तमाम लोगों को, जब उन्होंने यात्रा शुरू की थी, ग्राउंड पर काम कर रहे थे, तो बी टीम कहा जाता था। फिर बीजेपी की तरफ से एक बयान आया था कि क्या हो गया अगर वो बी टीम ही है, तो किसी नेता का बयान है, अभी मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। और आप देखिए कि उसके बाद आज प्रशांत किशोर के आरोपों को जो है दोहराते हुए आरके सिंह जवाब मांग रहे हैं, जैसा कि उत्तम सर ने कहा। तो ये जो सिचुएशन है ये क्या है, इसको बिहार में कैसे समझा जाए, कौन किसके लिए खेल रहा है?
बल्कि सब अपने अपने लिए खेल रहे हैं। लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करेगा इस बात पर कि बीजेपी, ये जो आरोप लग रहे हैं, इसे बीजेपी किस तरह से निपटती है। आप ये मानेंगे कि चाहे वो सम्राट चौधरी हो या जायसवाल हो या मंगल पांडे हो, ये बीजेपी के लिए डिस्पोजेबल है इसका। और आज अभी हो सकता है कि इसको हाई पिच ले जाने के बाद बीजेपी अपने इमेज को बनाए रखने के लिए इन तीनों चारों को बलि का बकरा बना दे। उसके बाद तो फिर फायदा उनको होगा कि देखिए हम तो करप्शन को टॉलरेट नहीं करते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी से हम मेरा पता नहीं उत्तम जी की क्या राय है, लेकिन ये भी हो सकता है कि इन तीनों की बलि दे करके और अपना जो एक ऑरा रहा है कि हम न खाते हैं न खाने देंगे, उसको कुछ हद तक बचाने की कोशिश होगी। कितनी सफल होगी ये तो अभी कहना मुश्किल है। दूसरी चीज़ है कि अब भी इसका जो फायदा की बात कर रहे हैं कि इससे अफेक्ट तो फ्लोटिंग वोटर्स ही होंगे अफेक्टेड अगर किसी तरफ झुकाव होगा। इसलिए कि जो कमिटेड वोटर्स हैं जिस साइड के भी हों, वो उन पर ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा डिमोलाइज वो फील कर सकते हैं। लेकिन फ्लोटिंग वोटर जो अभी तक ये मान रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि बिहार में ये जो करप्शन फ्री गवर्नेंस, ये बिल्कुल एक मिथ है। नीतीश कुमार जी के आने के बाद बिहार में करप्शन का रेट जो है वो उसमें 3 से 4 गुना उसी वक्त दिया गई थी। और इसको कहा गया था कि ये सुशासन सरचार्ज है, कि ये चूँकि हम रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं ऑफिसर्स, चाहे वो क्लर्क लेवल से ऊपर तक, ये बात थी कि चूँकि अब रिस्क फैक्टर हमारा बढ़ गया है, कुछ रेट्स भी हो रहे हैं, तो इसकी वजह से करप्शन रुका नहीं, करप्शन का जो रेट था वो बढ़ गया है। और आज तो हालत ये है कि आप मामूली सर्किल अफसर्स के बारे में सुन रहे होंगे, इंजीनियर्स के बारे में सुन रहे हैं कि करोड़ों में खेल रहे हैं, उनके यहाँ रेट्स भी हो रहे हैं। तो करप्शन बिहार में नीतीश कुमार के रिजीम में कम हुआ हो, मैं कम से कम मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। अभी भी जो बात आ रही, अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, इनमें आप देखेंगे तो एक ऐसा व्यक्ति भी घेरे में आ रहा है जिसकी इमेज अपेक्षाकृत साफ सुथरी। मैं एक बात कर रहा हूँ अब तो इस दुनिया में नहीं, आचार्य किशोर कुणाल का, उनके बारे में उनका एक अपना इमेज था, उनकी जो मान्यताएं थी वो छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने हनुमान मंदिर के माध्यम से बहुत कुछ काम किया था। लेकिन जिस ट्रस्ट की बात हो रही है और जिस पीरियड की बात हो रही है, उस पीरियड में किशोर कुणाल मेरे ख्याल में जिंदा थे। मुझे अभी वेरीफाई करना होगा, लेकिन जिस पीरियड में ट्रांजैक्शन की बात आ रही है कि अशोक चौधरी की पत्नी ने उस ट्रस्ट में पैसा भेजा जिसकी ट्रस्टी किशोर कुणाल की पत्नी हैं। और कभी सुन रहे थे कि उन्होंने तो इन्होंने प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि उसमें एक ट्रस्टी जो अभी चीफ सेक्रेटरी हैं प्रत्यय अमृत, उनकी माँ भी उस अच्छा, एक और बात नहीं समझ आ रही है कि पॉलिटिशियंस के बारे में तो इतना कुछ आ रहा है, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने जब आरोप लगाया था तो ये आरोप भी लगाया था कि उस ट्रस्ट में चीफ सेक्रेटरी की माँ भी एक ट्रस्टी हैं। अगर मेरी मेमोरी हम को अगर गलती हो रही हो तो आप सुधार देंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है प्रशांत किशोर ने यह भी कहा था कि उस ट्रस्ट में एक ट्रस्टी प्रत्यय अमृत की माँ है। और जो बिहार की राजनीति को और यहाँ के अतिक्रम को समझते हैं वो लोग ये कहते हैं कि उनका मानना है कि नीतीश कुमार ने 2022 में जो पाला बदला उसमें कुछ ऐसे अधिकारी का जो नीतीश जी से बहुत क्लोज थे और जिनकी दुखती रग पर सेंटर हाथ डाल सकता था, उनमें उस वक्त भी नाम प्रत्यय अमृत का भी आया था। अभी एक अधिकारी जो नीतीश जी से बहुत ही क्लोज थे वो अभी जेल में हैं, मेरे ख्याल में बेल उनको नहीं हुई है, संजीव हंस। तो हमें पॉलिटिशियंस के साथ साथ ये जो नेक्सस है। अच्छा, प्रत्यय अमृत के बाद में आप सोचिए कि अभी चीफ सेक्रेटरी के रिटायरमेंट से 1 महीना पहले ही उनको वर्चुअली चार्ज दे दिया गया, उनको बिठा दिया गया OSD बना करके चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में। और वो जो रियल चीफ सेक्रेटरी थे अमृत लाल मीना, वो टिटुलर चीफ सेक्रेटरी, सारे डिसीजंस 1 महीने पहले ही से उन्होंने लेना शुरू कर दिया।
अगर इस कड़ी को भी जोड़ा जाए तो ये जो जाल है वो और ज़्यादा फैल जाता है और इसमें पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस की भी बात कहीं ना कहीं पर आ जाएगी। कादिर साहब, आपने बात तो सही कही, और जैसा कि बिहार को कहा जाता है कि गरीब राज्य है, स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरीके के आरोप अशोक चौधरी पर लगे वो बहुत ही, मतलब आप कह सकते हैं कि चौंकाने वाले हैं अगर सच हैं तो। सुरूर साहब, आप इन आरोपों को कैसे देखते हैं जब मुख्य सचिव का भी, की जो माता जी हैं, उनका भी नाम आता है? और हम इसको थोड़ा सा बिहार सेंट्रिक रखेंगे क्योंकि आरके सिंह जिस इलाके से आते हैं, जिस इलाके में उनका वोट है, उस इलाके में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और नीतीश का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा था। आपकी टिप्पणी? कुशवाहा साहब के बारे में जो कहा, भगवान सिंह कुशवाहा, थोड़ा सा बैकग्राउंड, वो किसी ज़माने में लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट में भी रहे हैं, तब राजद, तब जदयू, तब समझिए। खैर, देखिए ये जो सोन रिवर जो है बिहार की, जो फर्टाइल जोन है बिहार का, जो मैंने ग्रेनरी, ये कहिए कि फूड बास्केट ऑफ बिहार, वहाँ पर सबसे ज़्यादा लेफ्ट मूवमेंट रहा था, अल्ट्रा लेफ्ट मूवमेंट, व्हाट आई मीन, नक्सल एंड ऑल दैट। वो जहानाबाद, औरंगाबाद, उधर भोजपुर का इलाका, उत्तम दा बहुत अच्छे से जानते हैं इसको। आरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े थे आरके सिंह इलेक्शन, वो उनका होम टर्फ नहीं है, वो चूँकि राजपूत का भी एरिया रहा है, भुमियारों का भी, रणवीर सेना के भी एरिया रहा है, उनका तो घर सुपौल वगैरह उधर कहीं के रहने वाले हैं, वो यहाँ के नहीं है, वो इलेक्शन यहाँ लड़ते हैं। भगवान सिंह कुशवाहा का भी किसी ज़माने में जब वो नक्सल थे तो वो एरिया, जब मैंने लेफ्ट लीनिंग, जो ये कहिए जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, जो सोन का दोनों हिस्सा है, उसमें ये जो टाई अप CPI-ML के साथ हुआ, आपको लोकसभा इलेक्शन में भी और 2020 के असेंबली इलेक्शन में, देखिए 11-12 सीट जीत गया असेंबली में वो CPI-ML, दीपांकर भट्टाचार्य वाली लिबरेशन अलायंस। वो पार्टनरशिप भी कहीं ना कहीं वर्क की इन फेवर ऑफ RJD कांग्रेस अलायंस। तो वो पूरा जो रीजन मगध एज वेल एज शाहाबाद का, जो समझिए कि 35-40 सीट में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा, और इसीलिए लोकसभा की जितनी सीट जीती हैं, इन लोग ज़्यादा सब वहीं पर की जीती है, या ये महागठबंधन, बाकी एक आध दो सीमांचल तरफ पर। तो ये रहा मामला। दूसरी बात ये है जो आप प्रीति अमृत एंड ऑल दैट करें, इसको थोड़ा सा पीछे हम 5-6 मैंने प्रीति अमृत तक हम क्यों लाएं, ये तो 2005-6 से मैं ला हूँ, और 2010 में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, लिकर स्कैम। वो चारा घोटाला से कोई कम नहीं था, लेकिन 14 जनवरी 2010 को नीतीश कुमार बोर्ड पर, मैंने जो मकर संक्रांति, तिल संक्रांत के दिन, उनके ही मिनिस्टर जमशेद अशरफ ने लेटर लिख के दिया कि भाई यहाँ लिकर स्कैम बहुत बड़ा है। उस जमाने में लिकर बिहार में 2007 से लेकर के 2016 तक न्यू लिकर पॉलिसी, तो उसमें जायज़ था, खूब पैसा कमाए लोग, खूब ही हुआ। तो उनको 1 महीना कुछ दिन के बाद इमीडिएटली सैक कर दिया गया, जो अखबार वाले छापे थे उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, एंड दैट स्टोरी इज़ ओवर, क्लोज, सम लिकर स्कैम। मीडिया पूरा स्टोरी को चुपचाप रहा। वो जितने ऑफिसर्स थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, जितने जदयू और राजद के बड़े बड़े लोग थे, वो सब तो स्कैम से छूटे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब्दुल कादिर भाई अभी बोल रहे थे, तो वो वेरी मच ऑब्वियस है, उसमें कोई नहीं आ रहा। अभी प्रशांत किशोर या आरके सिंह कह रहे हैं कि जवाब दें, तो इसमें सब हकीकत है। और ये भी बात है कि आरके सिंह किसी की तरफ से कहे भी जा रहे होंगे कि कट टू साइज सम पीपल, पर्टिकुलर पीपल, सब ये भी हो रहा होगा। अब जहाँ तक मामला आ रहा है, हम जो बार बार बताना चाहते हैं कि देखिए बिहार में एक इमेज क्रिएट किया गया कि बिहार में सब चीज़ ठीक ठाक है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर हो गया है। तो उससे हुआ ये, मीडिया के जरिए प्लांट कराया गया स्टोरी, तो उससे 3-4 साल के अंदर नीतीश आने के बाद ज़मीन और फ्लैट का दाम 5 गुना 10 गुना बढ़ गया। तो एक नया लैंड माफिया, एक तो शराब माफिया था, दूसरा लैंड माफिया, वो अब वो किडनैपर वाला क्रिमिनल नहीं रहेगा जो पहले था। किडनैपर है, 1 लाख रुपया दिया, 50,000 रुपया दिया, छूट गया, फलाना छुड़वा दिया गया, चोर डकैत, ये वो टाइप का चक्का, समझा ना। ये बड़े वेल ऑर्गेनाइज विद प्रॉपर
राइट कनेक्शन, राइट पॉलिटिकल कनेक्शन ये लोग राइज किए, जिसको पूरी 10 सालों 15 सालों तक पहले मीडिया ने ब्लैकआउट किया, ये अंडर प्ले किया। जो आज आ रहा है ये तूफान बहुत पहले का है, इट्स नॉट ऑफ टुडे। तो ये को आपने पूरा ब्लैकआउट किया। अब जो कंस्ट्रक्शन बूम है वो एक तबकों को तो बहुत फायदा उठा रहा है। हाँ भाई, यहाँ पे एयरपोर्ट होना चाहिए, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, चार आदमी में लैंड करे चमत करे। धनबाद जैसे शहर में जो इतना इंडस्ट्रियली एडवांस है, एयरपोर्ट तो नहीं है, लेकिन दरभंगा में और पूर्णिया में है। आप सोच लीजिए इसका जवाब। जिसमें 1969 में राजधानी एक्सप्रेस पहले चली थी तो धनबाद जैसे इंडस्ट्रियल प्लेस में जहाँ कहीं नहीं रुकती थी, कानपुर, धनबाद, मुगल सराय तो रुकती थी। तो भाई ये सब ड्रामा हो रहा है। और आप समझ लीजिए, आप अगर किसी का अच्छी जमीन है तो उसको पैसा दिला देना है, वहां पर रोड बनवा देना। ये जो अभी जो संजय जायसवाल पर जो उन्होंने प्रशांत किशोर ने एलिगेशन लगाया वही ना है कि भाई इनके ऐसा अलाइनमेंट हुआ है फ्लाईओवर का कि उनको बेतिया में जो उनका पेट्रोल पंप है उसको सूट करे। फॉलो किया ना आप, ऐसा फ्लाईओवर है, यहाँ पे ऐसे कर दोगे तो उनका हो जाएगा, यहाँ पे जमीन का ऐसे कर दोगे। और जो बेचारे जो डॉन्ट रोडन है जिनकी जमीन छिरा रही है, खास करके ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स, जो नए प्रोजेक्ट्स, ये पुराने फील्ड पे बहुत अच्छा है भाई, आप रोड बना दीजिए। अरे भाई तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार ग्रामीण सड़क योजना जो रघुवंश बाबू लॉन्च किए थे उसमें ही बहुत सारी रोड बन गई। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोड थी, कच्ची रोड होती थी गाँव में, सब में पक्की कर दी गई, मोस्ट ऑफ देम, कहीं कहीं नहीं हो गया, बन गई। तो उससे कोई इनकार नहीं। लेकिन ये जो पूरा हो रहा है, ये जो लैंड और माफिया का ग्रुप, जितने मर्डर हो रहे हैं कि बड़े बड़े, जो खेमका के यहाँ हुआ, उनके बेटा का हुआ, ये जो ये एयरफोर्स इंडिगो वाले का हुआ था, सब जो मर्डर हो रहे हैं बड़े बड़े दम और रोड पर मारते चल रहे हैं लोग, वो सब बड़े प्रोजेक्ट्स का है। आप शहर के बीच बीच में, और उससे हो रहे हैं कि इतनी बड़ी आबादी को डिस्प्लेस डिसलोकेट कर रहे हैं। पटना में ऐसी ऐसी जगह फ्लाईओवर बेमतलब का बना, जो कुछ रोड बनी है ठीक है, मैरिन ड्राइव बनी, ये बना वो बना, ठीक है, कनेक्टिंग रोड है, कुछ रोड को बनाना चाहिए, कुछ बना, कुछ चीजें बेमतलब का बनी है। और सब का सब, उस हजारों दुकानदार अफेक्टेड हुए, उनकी दुकानें, कितने घर टूटे, जहां तहां गिरेंगे। यहाँ से राजगीर जाने के लिए 2-2, 3-3 पता ना कितनी हाईवे बनेगी। यहाँ से गया जाना, पूर्णिया जाने के लिए ऑलरेडी इतनी बड़ी हाईवे है। उसके बाद पटना से एक और बनेगी, अभी निर्मला सीतारमन ने अनाउंस कर दिया। तो भाई कितना लोग जाएगा। तो वो हो रहा है कि सब कहीं ना कहीं बिहाइंड ये, वो कहीं ना कहीं ये मामला, ये बहुत बड़ा ये जो प्रशांत किशोर जो आज उठा रहे हैं। अच्छा मानिए कि क्यों राजद क्यों नहीं उठाते हैं? अरे भाई राजद वाले कैसे उठाएंगे? वो जैसे ही उठाएंगे तो उन पर डाल दिया जाएगा ये तो खुद चोर है, नोबडी विल बिलीव। प्रशांत किशोर की बात को लोग बिलीव इसलिए कर रहे हैं सब कुछ के बावजूद भी कि ये पावर में नहीं रहा है और इन्हीं का आदमी कहा जाता है कि रहा था। मोदी जी का पिछले साल तक तारीफ करता रहा कि 400 सीट से ऊपर आएगा। तो और आरके सिंह अगर ये बात बोल रहे हैं तो ये सीरियसली उनको डेंटिंग द इमेज ऑफ नीतीश कुमार गवर्नमेंट या नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, जिसका भी आप कहिए, ये तो बहुत सीरियसली। हाँ, ये नहीं कहेगा कि इनका पूरा जो कमिटेड वोट उठ के राजद या महागठबंधन, नहीं, वो नहीं आएगा। वो घर बैठा भी अगर रह गया, डिस्पोंडेंसी, होपलेसनेस आया, डिमोरलाइज हुआ, तो वो जो नेक एंड नेक टसल है उसमें नुकसान पहुंच सकता है एनडीए को। थैंक यू सर, जो है आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया। हम अगले सवाल के साथ आपके पास आएंगे, बट उत्तम सर जो है, आरके सिंह जिन लोगों को टारगेट कर रहे हैं बिहार में, वो बीजेपी के फेस हैं। और एक महीने पहले अगर ऐसा होता है कि बीजेपी के बड़े नेताओं को टारगेट किया जाने लगे, क्या ये टॉप लीडरशिप को गंवारा होगा कि कोई ऐसा करे? और आरके सिंह ये कह रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी की टॉप लीडरशिप को बता रखा है। नहीं, मैं पिछली बार भी यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई बीजेपी को इस तरह के फेस नहीं चाहिए। बीजेपी को सम्राट चौधरी की जरूरत नहीं है, सम्राट चौधरी को बीजेपी की जरूरत है। मंगल पांडे या दूसरे लोग जो हैं उनको जो है वो बीजेपी की ज्यादा जरूरत है। लेकिन बीजेपी किसी को भी नेता बना सकती है। और इन लोगों ने गलती ये की कि भाई जो पुराने लोग हैं, जो टेंटेड लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, जिनके बारे में सारे लोग जानते हैं, उनको इन्होंने आगे बढ़ाया। और आगे बढ़ाया तो जो सुरूर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई आगे बढ़ाया तो उसका मकसद भी यही था कि भाई ये लोग पुराने पापी हैं, अपना ये लोग जानते हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, अपना खेल खेलेंगे, उससे फायदा हम लोगों को होगा। तो फायदा किसी को होता है पर्दे के पीछे, और ये लोग सामने हैं। और जैसा है वो सुरूर ने भी कहा या काजी साहब भी कह रहे हैं कि ये डिस्पोजेबल है,
इनको जो है वो फेंक देना आसान है वहाँ पे। तो इनको धीरे से हटा देंगे, बोलेंगे कि हाँ साहब आप हटी, आप जवाब नहीं दे पा रहे। जनता दल यूनाइटेड तो कह रही है, उन्होंने कहा है कि भाई जो जिन पर आरोप लग रहे हैं उनको सामने आना चाहिए और उनको जवाब देना चाहिए। वो तो ऑफिशियली कह रहे हैं वहाँ पे। तो बीजेपी भी यही कहेगी कि भाई जिन पर आरोप लगे हैं वो साफ की कर दीजिए। आरके सिंह भी यही कह रहे हैं कि भाई सम्राट चौधरी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर, शैक्षणिक योग्यता पर अगर सवाल उठ रहा है, और अगर आप सचमुच में आप पीएचडी किए हुए हैं या डिलीट किए हुए हैं या ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो भैया डिग्री दिखा दो, झंझट खत्म। अब इसमें आप लोगों में से किसी ने आई एम नॉट गेटिंग द वॉइस। प्रधानमंत्री, सही बात है कि आप लोगों ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री का खुद जो है मामला फंसा हुआ है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं कि आरके सिंह अगर आरोप लगा रहे हैं वहाँ पे, तो उसके पीछे कुछ भी मकसद हो सकता है वहाँ पे, जो हम लोग आज के तारीख में हम लोग नहीं जानते कि क्या मकसद रहा है। और वो दूसरे के लिए बंदूक चला रहे हैं या खुद उनका कोई पॉलिटिकल एम्बिशन है या खुद वो अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हम लोगों को अभी तक पता नहीं। लेकिन इसका खामियाजा जो है वो एनडीए, जाहिर है कि सतही तौर पर तो यही हम लोग कहेंगे कि भाई एनडीए को नुकसान होगा, एनडीए को नुकसान होगा और एनडीए को जो है वो दिक्कतें आएंगी वहाँ पे। लेकिन यही मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को इन नेताओं की कोई ज़रूरत नहीं है, इनका कोई वजूद भी नहीं है, ये कोई जमीनी नेता भी नहीं है। इनके हटने से, नहीं हटने से, रहने से या नहीं रहने से बहुत कुछ फ़र्क जो है वो पड़ेगा, ऐसा लगता नहीं है मुझे। हालांकि बाकी लोग बेहतर बता पाएंगे। सुरूर सर, आपके पास मैं मतलब आखिरी कमेंट के लिए आऊंगा, 1-2 मिनट का वक्त है आपके पास। ये मुझे ये बताइए कि कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की जो मीटिंग होने वाली है वो कितना इम्पोर्टेंट है बिहार चुनाव के लिए, और जिस तरीके से कांग्रेस लगातार मेहनत कर रही है, लोगों के बीच पहुंच रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? अभी उनके साथ सोशल बेस तो लैक करता है, जो हम आप सब जानते हैं। उनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि जो उनको सीट दी जाती है वो अर्बन सीट दी जाती है मोस्टली। दी आपको ये आपको 2015 में जो महागठबंधन बना था तो वो भी उनको अर्बन सीट दी गई थी, मैंने इसलिए कि आरजेडी जो है वो रूरल एरिया में जहाँ यादव वोट बैंक एग्जैक्टली हैं वहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। जो अर्बन एरिया में जो वहाँ पर कांग्रेस जो है बीजेपी के सामने थोड़ा मार खा जाती है। जो सोशल इक्वेशन होता है, सोशल इकोनॉमिक इक्वेशन होता है शहर का, अर्बन पॉपुलेशन का, हमेशा बीजेपी जीतती रही है। वो झारखंड था तब भी, जैसे गया, भागलपुर, जो झारखंड था तो रांची, जमशेदपुर, धनबाद, अर्बन सीट सब बीजेपी स्वीप करती थी। वो कांग्रेस का एक प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन थोड़ा सा चैलेंज रहेगा बड़ा। एक बात मैं और उसमें जोड़ रहा हूँ, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट सो मच एफर्ट, उनकी टीम नहीं बन पाई है, रिवाइव करना होगा ये वो। देखिए 2020 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी एक चीज़ हुई थी कि बीजेपी में खुसूसन बीजेपी वाज वेरी मच इन टर्मोइल बिफोर द इलेक्शन। इसीलिए देखिए जब 135 सीट में चिराग पासवान ने खड़ा कर दिया था अपना कैंडिडेट, तो उसने 22 आदमी को जो टिकट दिया था उसमें से अक्सर जो थे वो रेबल ऑफ बीजेपी थे। अब बड़े लीडर थे, आरएसएस बैकग्राउंड के राजेंद्र सिंह, जो 2015 में एक तरह से 2015 आई एम टॉकिंग अबाउट, उसमें उनको चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट तक की बात हो रही थी कि बीजेपी के रहेंगे। वो आदमी 2020 में लोजपा से खड़ा होता, लोक जनशक्ति पार्टी से एज अ रेबल। उषा विद्यार्थी, रामेश्वर चौरसिया जैसे सीजन्ड लोग, तो वो भी किसी न किसी तरह से लोजपा में रह करके, जदयू को तो लोजपा डैमेज की थी ही, बीजेपी को भी कहीं ना कहीं डैमेज की थी। देखिए वो सिचुएशन, जबकि वो लोग बड़े लोग थे, यानी उस कंपेरिजन में सम्राट चौधरी वगैरह उतने बड़े फेस हमारे ख्याल से नहीं है। इनको भी किया जा सकता है, तो क्या हो रहा है कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन टर्मोइल में तो हैं एनडीए वाला। ये एक हफ्ता पहले तक ये सिनेरियो नहीं था, चीजें सब थी, लेकिन प्रशांत किशोर भी अटैक कर रहे थे। ये आरके सिंह का जो है ना, ये वो नेल कॉफिन, द लास्ट नेल इन द कॉफिन जो होता है ना, ये कहीं साबित ना हो जाए, ये खदशा है।
समझ एक्चुअली मैं कांग्रेस के आउटरीच की बात कर रहा था, उसके कैंपेन को, अगर आप 1 मिनट में समेटना चाहें। कांग्रेस की जो वो मैंने लिमिटेशन बता दिया कि ये जो है जहाँ पर सीमांचल बेल्ट है वहाँ पर कुछ ये फाइट कर सकते हैं, अच्छा करेंगे, आउटरीच का प्रोग्राम किया है। लेकिन जहाँ जहाँ अर्बन सेंटर से वहाँ भी बीजेपी स्ट्रॉन्ग है और फाइट करेगी। और दूसरे ये कि कुछ कुछ पॉकेट्स है, और राहुल गांधी की जो ये SIR वाला मूवमेंट है वो एक माहौल तो बनाया है भी, अभी है भी, वो इट्स वेरी मच प्रेजेंस। अब प्रियंका परसों तरसों आएंगी, उसके बाद से कैंपेन चलाएंगी। और एक मोटी एक ये है कि अंडरस्टैंडिंग हो गई। अभी देखिए बार्गेनिंग पोजीशन के लिए कभी लोग, कुछ कांग्रेस के लोकल लोग बोलेंगे, ऑब्वियस है कि उनको सीट लास्ट टाइम 70 मिली थी, तो बहुत ज़्यादा कम अगर मिलेगी तो बीजेपी वाले फिर हंगामा करेंगे, उसको दूसरा तरह से शो करेंगे, क्या पता नहीं क्या कर देंगे। तो उनको अपनी इसके लिए तो यहाँ पर तो एक मामला रहेगा, चलेगा। लेकिन कांग्रेस वाले के लिए ये है कि अभी चैलेंज ओवर नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ बेहतर लग रहा है कि कुछ होगा। क्या कि लोकसभा में इन्होंने 3 सीट जीत ली थी, तो उसको होपफुल तो लग रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। आपने जो है जो कांग्रेस पर बात की अभी, लेकिन उत्तम सर आप कैसे देखते हैं CWC की मीटिंग को बिहार में होने जा रही है? देखिए, ये वर्किंग कमेटी की मीटिंग जो है वो सही में ऐतिहासिक इसलिए है कि ऑलमोस्ट पहली बार शायद बिहार में बहुत सालों के बाद, 50 साल के बाद या 55 साल के बाद जो है ये मीटिंग होने वाली है। और कांग्रेस जो है वो 1990 के बाद या 89-90 के बाद पावर में कभी रही नहीं। हाँ, तो 35 साल से ये पार्टी बाहर रही है पावर में बिहार के, और 50 साल से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हुई है। सदाकत आश्रम जिसमें राजेंद्र प्रसाद रहते थे, गांधी जी रहते थे, और एक ऐतिहासिक अपना ऑफिस है उनका, उस ऑफिस की हालत जो है पिछले 6 महीने 8 महीने तक पहले तक जो है वो बहुत बुरी हालत में थी, राइट। तो इसलिए कांग्रेस का ये पहल जो है ये अच्छा है कि राहुल गांधी पिछले कई महीनों से वो बिहार में घूम रहे हैं, जिसकी ज़रूरत थी। प्रियंका गांधी अब जा रही हैं तो उसकी भी ज़रूरत थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही है, ये एक सिग्नल दे रहा है वहाँ पे। एंड बिहार में कांग्रेस की मजबूती जो है ये एक समय तो था, 1980 से लेकर 1990 का आप अगर देखिए, जब तक लालू जी नहीं आ गए वहाँ पे और सारे लोग एक साथ मिलकर अपना सरकार नहीं बनाया, तब तक जो है कांग्रेस को चुनौती नहीं दे पा रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने उस समय कई टैक्टिकल मिस्टेक्स की, प्रशासनिक गलतियां रही, और कांग्रेस में इन फाइटिंग हमेशा रहा वहाँ पे, तो आपस में ही लड़ते रहते थे वहाँ पे। तो इन सारी कारणों से जो है कांग्रेस वो बाहर हो गई। और सबसे बड़ा कारण शायद वो भागलपुर राइट था, कि वो राइट जो है वो कर्व करने में, वो कंट्रोल करने में वो नाकामयाब रहे, और उसमें कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री थे वो बहुत कमज़ोर थे, और वो मुख्यमंत्री जो है वो कमज़ोर साबित हुए, और उनका प्रशासन जो है वो उनकी बात भी नहीं मानता था। तो इन सब कारणों से कांग्रेस की पकड़ जो है वो ढीली हो गई, और उसके बाद कांग्रेस के जितने मुख्यमंत्री बने या दूसरे नेता बने, अध्यक्ष वगैरह, वो सारे के सारे अपर कास्ट से आते थे वहाँ पे। और अभी हाल तक राहुल गांधी को ये कहा गया एक मीटिंग में पटने में कि साहब, आप कहते हैं कि भाई OBC की पार्टी होगी और दलितों को सम्मान देना है वगैरह वगैरह, लेकिन आपके डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष जो हैं सब एक ही कास्ट से आते हैं। और तब जाके उन्होंने जो है वो ओवरऑल करना शुरू किया। तो ये सारे चीज जो है, जो पहल किया है इन्होंने, तो ये अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है। लेकिन इसका वो रिजल्ट आने में तो टाइम लगेगा। आपने 50 साल में जो खोया है तो उसको अचानक 6 महीने में तो आप रिकवर नहीं कर सकते। तो इसके लिए सस्टेन्ड काम की जरूरत है, और वो कैडर अपना तैयार कर रहे हैं, नए नेता तैयार कर रहे हैं, और जमीन पर कार्रवाई हो रही है, वो दिख रहा है वहाँ पे। तो इसलिए उम्मीद कर सकते हैं कि भाई आगे के दिनों में जो है वो अपना पकड़ जो है और मजबूत करेगी, और इस चुनाव में पिछले चुनाव के मुकाबले जो है उनका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। आज की जो डिबेट रही हमारी, उसमें आरके है, उसके बाद के जो सिचुएशंस बिहार में बन रहे हैं, आखिर आरके सिंह कहां से बोल रहे हैं, उसके पीछे कौन है और क्यों वो अपने ही नेताओं को टारगेट कर रहे हैं,
इस पर हमारे जो है जो गेस्ट पैनल है उसने बहुत ही विस्तार से बात की, और मैं अपने दर्शकों से उम्मीद करता हूं कि जो आज थोड़ी सी टेक्निकल गड़बड़ियां रही उसके लिए वो लोग थोड़ा सा इसको बियर करेंगे। आगे से हम इसका बेहतर तरीके से ध्यान रखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको लगा कि इसमें कुछ काम की बातें हैं जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, तो आप जरूर करें। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आज पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।